नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं मिक्स 100 जीके के क्वेश्चन जो कि पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना, सभी के सभी अभी से वीडियो को लाइक कर दो जिसको ऐसा ही फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए, एग्जाम जैसा बिल्कुल। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पेपर लाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जो ब्रीही शब्द है ये आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीही शब्द के लिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो चावल के लिए ये शब्द यूज हुआ है ब्रीही। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए चावल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रीही चावल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व जो है इसका अर्थ होता है आपका पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर ए। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। यह भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आपका श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी श्रेष्ठ या कुलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो देखिए, आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। आर्य घुड़सवारी क्या करते थे? सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। आर्य मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को यहां पर जो फसलें दी गई हैं उनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो लोग थे, जो धार्मिक थे, उनको जाना जाता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रमण, ऑप्शन नंबर बी श्रमण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है, पहले भी था। जो खासतौर पर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे सरस्वती शिशु मंदिर से, उनको पता होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शुल्व सूत्र, ऑप्शन नंबर सी शुल्व सूत्र का महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लिखे गए थे वेद, उसके बाद लिखे गए थे ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और फिर उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और लास्ट में उपनिषद। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 है, ऑप्शन नंबर सी 4 वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद इसमें वेद त्रयी में शामिल नहीं है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये आपका मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पशुपालन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ये सामवेद को कहा जाता है, संगीत से संबंधित है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विधि निर्माता इनमें से किसको माना जाता है, कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए मनु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वो है आपका गोधन, ऑप्शन नंबर ए गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख सबसे पहली बार मिला है 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर यहां पर माफ कीजिएगा
10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में शूद्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर, 10वें मंडल में शूद्र का सबसे पहले उल्लेख। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो पुराण है उनकी संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए 18 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा 20वां क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक जो धर्म था उसका मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, आप चाहो तो। पहला ऑप्शन है आपका प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा त्रिमूर्ति। प्रकृति या त्रिमूर्ति, इनमें से वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यह बताना है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर है, 99 रुपए में सबको पीडीएफ मिल जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपए में सबको पीडीएफ दी जा रही है। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको भी 99 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुराधापुरा, ऑप्शन नंबर ए। ये श्रीलंकन राष्ट्र की सबसे पहली राजधानी थी अनुराधापुरा। नेत्रानी द्वीप कहां पर स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में स्थित है नेत्रानी द्वीप। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर मिला है जिसको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले में बनी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सलाइन सोडा झील जो कि उल्कापात के प्रभाव से बुलढाना जिले बनी है, उस झील का नाम है आपका लोनार झील। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लोनार झील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जयपुर, इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू मून क्या है बताइए? ब्लू मून इनमें से क्या है? तो जो ब्लू मून कहा जाता है ये महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला पूरा दूसरा जो चांद होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क ये कहां पर स्थित है? अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क इनमें से कहां पर स्थित है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? बताइए, जनसंख्या घनत्व कितना था? जनगणना 2011 के अनुसार की बात हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो जनसंख्या घनत्व था वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू की गई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं करंट अफेयर्स का, प्रोजेक्ट टाइगर से याद आ गया, अभी चीते आए हैं भारत में, है ना, खूब न्यूज देख रहे होगे। कमेंट करके बताइए किस देश से चीते आए हैं और कितने चीते आए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत में जो चीते आए हैं वो किस देश से आए हैं और कितने चीते आए हैं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो जनवरी
1610 की बात हो रही है। गैलीलियो गैली के द्वारा की गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की खोज की गई थी। कितने चंद्रमा थे? 1610 में देख लिया था गैलीलियो ने, आपको पता होगा। गैलीलियो ने 1610 में गैलीलियन चंद्रमाओं को देख लिया था, और उस समय जो देखे गए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 चंद्रमाओं को देखा था गैलीलियो गैली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? बताइए, यूरेनस ग्रह की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस की खोजकर्ता जो हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है सर विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर सी। सर विलियम हर्शेल, इनके द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो कपास की काली मिट्टी होती है, ये आपकी रेगुर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के किस राज्य में अरबीथिट वन्य जीव पशु विहार स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में स्थित है प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? तो हैली धूमकेतु अब ये 2061 में पृथ्वी के आसपास लौटेगा। ऑप्शन नंबर बी 2061 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो जो प्लूटो है इसकी खोज 1930 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 12 राशियों के अंतर्गत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ओफियूकस, ऑप्शन नंबर ए ओफियूकस, ये 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता। कुंभ, तुला और मीन, ये सभी राशियां हैं, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। ये अन्य राज्यों के साथ सबसे ज्यादा जो है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। बाकी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं, लेकिन असम जो ऑप्शन में दिए गए उसके अनुसार असम जो है दूसरे राज्यों से लगता है, अधिकतर राज्यों से। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था, उनका नाम क्या था? तो प्लूटो ग्रह का पता लगाया था क्लाइड टोम्बोग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्लाइड टोम्बोग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये 20वां क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा की तरह आप देंगे। हर 20वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछता हूं। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि डैश वर्ष है? हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंग सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान की 7वीं अनुसूची प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? तो जो तीनों सूचियां हैं उनसे संबंधित जो व्यवस्था ली गई है ना, ये ली गई है, हमने ली है ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है। सरकारी आयोग की सिफारिशें ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना एग्जाम में, मतलब इसको तो आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो राजमन्नार समिति ये गठित की गई थी और ये की गई थी केंद्र राज्य के संबंध पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा, राजमन्नार समिति। अगला क्वेश्चन देखो, सरकारी आयोग, सेम क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से पूछा। मैं बोल रहा हूं ना इतनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है, अभी आपको हो सकता है एक आध बार और मिले, घुमा के पूछा जाए। केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो राज्य की शक्तियां और कार्य इनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो केंद्र और राज्य की शक्तियों को संबंधित जो 2 अनुच्छेद हैं वो है आपका, एक तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245 246 राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का जो संचालन होता है ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची,
इन सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों शामिल हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान की जो अवशिष्ट अधिकार हैं ये हमारे केंद्र के पास हैं। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के पास है, राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो सौंपी गई है ये संघीय संसद को सौंपी गई है, इनडायरेक्टली केंद्र को। संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी, या फिर केंद्र भी बोल सकते हो। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इन तीनों द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन। तो जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है ना, ये आपके संघ के या केंद्र के पास आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संघ के पास या केंद्र के पास। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए, संघ को प्राप्त है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से एक कथन सही है, वो आपको पहचानना है। यहां पर आपको बता देते हैं, दो इधर लिखे, दो इधर लिखे हैं, ठीक है। पहला है, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को है, बिल्कुल सही है ये तो। राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये भी सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी यहां पर चारों जो दिए गए, तीनों जो ऊपर के दिए गए हैं सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समवर्ती सूची के विषय किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में यहां पर आपको जो दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर राइट आंसर है आपका संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी हो जाएगा। हमारे यहां संसद जो है ऊपर है, सर्वोपरि है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए कि आपकी आपातकाल की स्थिति में भी कर सकती है, दो या दो से राज्यों की अधिक सहमति, मतलब उपरोक्त सभी पर कर सकती है। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना पढ़ लो। इन सभी स्थितियों में संसद जो है राज्य सूचियों के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। ये जितने भी पॉइंट आपको यहां पर दिए गए हैं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। देश को ही, केंद्र सरकार को है ये जो है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई? तो सरकारी आयोग की जो स्थापना हुई वो केंद्र राज्य का संबंध की जांच के लिए हुई थी। मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1983 राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को किसको दिया गया है? तो जो अपशिष्ट अधिकार हैं ये संघीय सरकार को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। और पॉलिटी का भाग 4 का ये आखिरी क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमेशा की तरह आप देंगे 20वें क्वेश्चन का आंसर। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? जो समवर्ती सूची में विषय लिखे हैं, अधिनियम कौन बना सकता है बताओ? राज्य और संघ या केवल संघ? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही है। ये भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वो करेगा 2023 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 2023 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किस कंपनी के साथ ये सहयोग करेगी? तो आपने ये बताओ, व्हाट्सएप और फेसबुक अब किस नाम से है? तो व्हाट्सएप फेसबुक आपकी मेटा, तो मेटा के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा, कंपनी का सहयोग रहेगा मेटा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम या विषय क्या है? तो आयुर्वेद दिवस जो 2022 था उसकी जो थीम थी या विषय, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के 14वें नंबर के महान्यायवादी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुकुल रोहतगी। ऑप्शन नंबर ए मुकुल रोहतगी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस, कौन सा दिवस? देशभक्ति दिवस निम्न में से किस घटना की याद में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आपको ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो देशभक्ति दिवस ये आपका मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 9/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 9/11 के आतंकी हमले की याद में मनाया जाता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022, डबल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज, ये नाम याद रखना, इन्होंने यूएस ओपन टेनिस 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिया नेता मुक्तदा अल सदर किस देश से संबंधित है? तो मुक्तदा अल सदर ये एक शिया नेता है, ये इराक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, इराक के नेता हैं। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप पूछा गया आपसे एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई? अब तो एशिया कप का रिजल्ट ही आ गया है, सीधे अब आपका क्वेश्चन चेंज होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन का टिस इसको अलग करो। एशिया कप 2022 कौन जीता? एशिया कप 2022 कौन जीता? कमेंट करके बताओ। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश में से एशिया कप 2022 कौन जीता? कमेंट करके बताओ। कॉलिन डी ग्रैंडहोम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जिन्होंने हाल ही में संन्यासों की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम, इनका नाम याद रखो, ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है कॉलिन डी ग्रैंडहोम। मिखाइल गोरबाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश से थे? तो मिखाइल गोरबाचेव, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये आपके रूस के थे, ऑप्शन नंबर बी, रूस से संबंधित है, याद रखना। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पुरस्कारों का अलग से वीडियो बन जाएगा, टेंशन ना लो, अलग से भी वीडियो आएंगे आपको। तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है सुभाष घई को, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष घई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से घोषित किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान राज्य ने किया, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तीसरे से भी, और एशिया के नंबर 1, और ये अभी दूसरे पे अभी आ गए थे, ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडानी अभी दूसरे पे आ गए हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये पुराना है, इसलिए इसमें तीसरा लिखा है। गौतम अडानी अब दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए दुनिया के, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गौतम अडानी याद रखना। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त राइट आंसर है। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जूडो चैंपियनशिप में, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाला सबसे पहले भारतीय, डबल स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिनथोई चनम्बम, ऑप्शन नंबर बी, चनम्बम, लिनथोई चनम्बम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जूडो के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अभिजीत सेन जिनका 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिजीत सेन ये आपके अर्थशास्त्र से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र राइट आंसर है। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो दिवाली तक रिलायंस जियो ने 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसमें मोस्टली आविष्कारक भी हैं बहुत सारे, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो जल्दी जल्दी ये टॉपिक हो जाएगा, ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बने रहिएगा, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा।
पहला क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर के आविष्कारक ब्रीकवेट माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ब्रीकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। रडार के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो रडार के आविष्कारक हैं आपके टेलर और यंग। ऑप्शन नंबर डी, टेलर और यंग ने रडार का आविष्कार किया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की है? तो अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार जो मिलता है इन्हीं के नाम पर मिलता है, और इन्होंने जो खोज की थी, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट राइट आंसर है। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो तड़ित चालक के जो आविष्कारक हैं, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन या टीवी के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविजन या टीवी के आविष्कारक हैं आपके जे.एल. बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कार इनमें से किसने किया? तो एक्सरे के आविष्कारक हैं आपके रोंटजन। ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन राइट आंसर है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जो टेलीस्कोप है ना, जिससे आप दूर तक देख सकते हो, इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हवाई जहाज का आविष्कारक कौन माना जाता है? तो हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाते हैं आपके, ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाते हैं। गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन का खोज करता है आपके डेमलर। ऑप्शन नंबर सी, डेमलर ने गैस इंजन की खोज की है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने परमाणु बम का जो है खोज की, आविष्कार किया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड, डायरेक्टली 20वां क्वेश्चन निकल गया, ये रहा 11वां। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वर्न वॉन ब्रॉन ने। ऑप्शन नंबर ए, वर्न वॉन ब्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? तो हाइड्रोजन बम आविष्कारक हैं आपके एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। परमाणु बम अलग है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक अलग है, याद रखना, ठीक है। लेजर का आविष्कारक कौन है? तो जो लेजर है उसका आविष्कार किया है टी.एच. मेमन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, टी.एच. मेमन ने लेजर का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? दूरदर्शी अलग था गैलीलियो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसका आविष्कारक हैं नोल और रुस्का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, नोल और रुस्का राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक समझने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर को समझने वाले व्यक्ति, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ये थे आपके चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चार्ल्स बेबेज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कारक कौन है? तो जेट इंजन का आविष्कारक हैं आपके फ्रैंक व्हिटले। ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक व्हिटले राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक आपका ग्राहम बेल ने किया। ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम बेल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्कूटर के आविष्कारक इनमें से कौन है? तो स्कूटर जो है बनाया गया था, ये आविष्कार किया गया था आपका ब्रॉड शॉ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉड शॉ राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो। पुराने वीडियो जो भी हमने अभी तक 3 इसके पहले अपलोड किए हैं, तीनों आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके चेकआउट कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको पीडीएफ परचेस करनी है, पीडीएफ चाहिए है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो। बहुत शानदार पीडीएफ है, भारत के हर एग्जाम के लिए पीडीएफ बनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।